स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट हो गया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि जो स्टार्च के ग्रेन का जो साइज वाला कॉन्सेप्ट है वो कोडोमिनेंस हेडिंग में दिया है, लेकिन हम लोग इसी हेडिंग में पढ़ लेंगे। तो साइड हेडिंग डाल दीजिए, साइड हेडिंग इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट। और अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। पहला सवाल है, पी प्लांट में कोई एक जीन है, कोई एक जीन है, अभी लिखेंगे नहीं। जिसके दो अलील, एक अलील का नाम कैपिटल बी, एक का स्मॉल बी। ये डोमिनेंट अलील, ये रेसेसिव अलील है। अब इस जीन का असर देखते कहां है। तो ये जीन कंट्रोल करता है दो कैरेक्टर। कौन कौन से? तो एक कैरेक्टर है सीड का शेप, और सीड के शेप के मामले में दो ट्रेट होती हैं। अभी लिखे नहीं, सुन लें। एक होता है राउंड सीड, एक होता है रिंकल सीड। और दूसरा जो कैरेक्टर इसी एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है वो स्टार्च ग्रेन साइज है। स्टार्च के जो दाने हैं वो कितने बड़े बड़े होंगे, उस हिसाब से तीन चीजें हैं। एक है लार्ज ग्रेन साइज, इंटरमीडिएट साइज, स्मॉल साइज। ध्यान से सुनेंगे। मटर के पौधे में कोई एक जीन है, उसके दो अलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। इस एक जीन से कंट्रोल होते हैं दो कैरेक्टर। एक कैरेक्टर है सीड का शेप और दूसरा कैरेक्टर है सीड में पाए जाने वाले स्टार्च ग्रेन के साइज। शेप के मामले में दो ट्रेट हैं, राउंड सीड और रिंकल सीड। और साइज के मामले में तीन मामले हैं, या तो बहुत बड़ा ग्रेन होगा, या तो बहुत छोटा ग्रेन होगा, या तो इंटरमीडिएट ग्रेन साइज होगा। अब चूंकि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है तो ये जो जीन है या उनके जो अलील हैं वो पेड़ में पाए जाएंगे। तो जो अलील पेयर बनेगा वो तीन होंगे भाई। या तो पेयर हम बना लेते हैं कैपिटल बी, या तो पेयर बना लेते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, और या तो स्मॉल बी
स्मॉल बी, चौथा तो कोई पेयर बनेगा नहीं। मान लेते हैं कि ये पेयर है, तो इसका फिनोटाइप दिखाई पड़ेगा। तो देखो ये डोमिनेंट और ये डोमिनेंट, तो दोनों डोमिनेंट हैं, तो डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा। और डोमिनेंट एक्सप्रेशन में कौन सा सीड बनता है, तो बन जाएगा राउंड सीड। ये इस टाइप का राउंड सीड होगा। अच्छा इस केस को देखो, ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, और रेसेसिव में क्या होता है, रिंकल, तो इससे बन जाएगा रिंकल सीड। ये इस टाइप का ये रिंकल सीड हो गया। अब सवाल है इससे कैसा सीड बनेगा। तो नियम ये कहता है कि यदि ये डोमिनेंट जीन है और इसके ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट हो रहा होगा तो राउंड बनना चाहिए, और राउंड बना भी। इस केस में भी राउंड सीड बना। कहने का मतलब इन दोनों से राउंड बना, इससे रिंकल बना। और ये पूरी कहानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से चल रही है, कोई दिक्कत हमको यहां नहीं हुई। अब इसी जीनोटाइप से स्टार्च ग्रेन साइज भी तो बनना है, क्या देखते हैं। तो स्टार्च ग्रेन साइज में ये है, ये देखो ये जीनोटाइप जो है दोनों डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए। डोमिनेंट का मतलब बड़े बड़े, तो इस केस में क्या बन जाएंगे, लार्ज ग्रेन साइज। और इसमें दोनों क्या हैं, रेसेसिव हैं। तो अगर दोनों रेसेसिव है तो क्या बनना चाहिए, स्मॉल बनना चाहिए, बना। स्मॉल ग्रेन साइज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में क्या होना चाहिए, तो इस केस में देखो ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, तो लार्ज ग्रेन साइज बनना चाहिए, लेकिन बने नहीं। बन गए क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर कंप्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना होता तो बनना क्या चाहिए था, लार्ज बनना चाहिए था, और बन क्या गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने का मतलब ही है कि कैपिटल बी ने स्मॉल बी को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं किया। अगर डोमिनेट करते तो क्या बनता, लार्ज बनता। नहीं किए तो लार्ज की जगह क्या बना, इंटरमीडिएट बना। इसी नाते ये जो इंटरमीडिएट वाला साइज है ये किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम लोग डोमिनेंस में पढ़ते क्या है, डोमिनेंस में यही तो पढ़ते हैं कि बस जब भाई डोमिनेंट और रेसेसिव जीन एक साथ आते हैं तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता, यही तो डोमिनेंस है। लेकिन यहां एक्सप्रेस नहीं किया है, इसका मतलब फिर डिफिनीशन में हम लोग गलत पढ़ रखे हैं। तो ऐसी डिफिनीशन है ही नहीं, मेंडल बिल्कुल ऐसा नहीं बताए। इसी नाते इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो हेडिंग है उसी में एक छोटी हेडिंग पड़ी है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कुछ और है, वो ये कहता है कि किसी जीन को डोमिनेंट जीन कब कहोगे। ध्यान से सुनिएगा, इसी कैपिटल बी को हम स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट कहते हैं कब, जब हम कैरेक्टर ये देखते हैं, कौन सा, सीड का शेप। जब हम सीड का शेप देख रहे हैं तो कैपिटल बी स्मॉल बी पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। और जब हम क्या देखते हैं, स्टार्च ग्रेन साइज देखते हैं, तो दिख रहा है कि कैपिटल बी स्मॉल बी पर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो डोमिनेट, अब बताओ कैपिटल बी डोमिनेंट है कि नहीं है, तो कहोगे देखने का नजरिया है। जितने लोग इधर बैठे हैं वो सीड का शेप देख रहे हैं, उनको कैपिटल बी डोमिनेंट दिख रहा है, और जितने लोग इधर बैठे हैं वो स्टार्च का ग्रेन देख रहे हैं, उनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है?
हमें हमें ये दिख रहा है कि देखने वाले का नजरिया कैसा है। यदि आप सीड के शेप को ध्यान देंगे तो कैपिटल बी डोमिनेंस शो करेगा, और यदि आप स्टार्च के ग्रेन के साइज को देखोगे तो इस कैपिटल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करेगा। तो कंक्लूसिव बात यह है कि जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी एक जीन से एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल्ड होते हैं तो डोमिनेंट रेशियो इस बात से तय होता है कि हम कौन सा फिनोटाइप देख रहे हैं। कौन सा फिनोटाइप देख रहे हैं? हम सीड का शेप देख रहे हैं कि ग्रेन का साइज देख रहे हैं? सीड का शेप देख रहे हो तो कैपिटल बी डोमिनेंट अलील है, और स्टार्च ग्रेन साइज देख रहे हो तो कैपिटल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंट अलील है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखो। चलो एनसीईआरटी खोलो जरा, बाकी है। एनसीईआरटी में जहां कोडोमिनेंस हेडिंग है वहां चलो। ये कोडोमिनेंस हेडिंग है, और इस कोडोमिनेंस हेडिंग के बाद ये जो पैराग्राफ लिखा है ये है जो पढ़े हो आप। एनसीईआरटी में सब इधर उधर बिखरा हुआ है। चले, ओकेजनली, कभी कभार, क्या? ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। जैसे अभी मैंने बताया एक जीन के एक से ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, स्टार्च की जो सिंथेसिस है पी सीड में कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इसके दो अलील कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी मतलब होमोजाइगोट, तो बड़े बड़े दाने बनेंगे। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी मतलब होमोजाइगस रेसिड्यू। ये लेसर इफिशियंसी है स्टार्च की सिंथेसिस, तो कैसे बनाएगा? स्मॉलर स्टार्च ग्रेन आफ्टर मैच्योरेशन, जिसमें कैपिटल बी जीनोटाइप होगा, जिसमें बड़े बड़े दाने होंगे, वो सीड कैसा होगा? राउंड। और जो इसमें स्मॉल बी होगा जीनोटाइप, जिसमें छोटे छोटे ग्रेन होंगे, वो कैसा हो जाएगा? रिंकल। भाई पहले स्टार्च ग्रेन बनेगा, बाद में राउंड सीड होगा ना, या रिंकल सीड होगा? कि पहले सीड का बन जाएगा शेप? पहले बनेंगे दाने, उसके बाद सीप दिखने को मिलेगा। फिर कह रहा जो हेटेरोजाइगोट है वो बनाता तो कैसा है? राउंड सीड, क्योंकि बी क्या है? वो लगता है कि डोमिनेंट एलील है, लेकिन स्टार्च जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो कैसा बन जाएगा? इंटरमीडिएट साइज, किसमें? कैपिटल बी। सो इफ स्टार्च ग्रेन को हम मान लें एक फिनोटाइप। अरे बताओ, स्टार्च ग्रेन क्या दिखाई पड़ता है? दिखाई तो पड़ता नहीं, दिखता तो आपको राउंड और रिंकल ही है। इसका मतलब कह रहा मान लें, यदि मान लें स्टार्च ग्रेन को क्या? फिनोटाइप। हाई नहीं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहर दिखना, तो बाहर आपको दिखता क्या है? बाहर आपको दो चीजें दिखती हैं, तो राउंड दिखता है तो रिंकल दिखता है, उसके अंदर दाने भरे हैं, पता नहीं कैसे हैं। अगर इस एंगल से देखोगे तो अलील क्या शो कर रहा है? बताओ कहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस हेडिंग है और कहां ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है? ये सबसे काम की चीजें लिखी हैं। Therefore, dominance is not an autonomous feature of gene. किसी अकेले जीन को हम डोमिनेंट जीन कह नहीं सकते हैं, जब वो पेयर में आएगा तभी पता चलेगा। या उसके प्रोडक्ट से भी नहीं कह सकते हो। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो कहोगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा, मच डिपेंड ऑन जीन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप। फ्रॉम दिस इट डज नॉट
पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जाम्पल। जैसे जब मोर देन वन फिनोटाइप होंगे तो ये इन्फ्लुएंस होगा किससे, सेम जीन। एक ही जीन से यदि एक से ज्यादा फिनोटाइप इफेक्टेड हो रहे हैं तो उसको हम डोमिनेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा फिनोटाइप चूज किया है, किसके लिए, एग्जाम का। यदि आपने सीड का शेप चूज किया है तो कैपिटल बी को क्या मान लोगे, डोमिनेंट मान लोगे। और अगर स्टार्च के ग्रेन को चूज कर लिया तो कैपिटल बी को क्या मान लोगे, रेशियो मान लोगे। दो लाइनें लिख लीजिए, एक लाइन ये लिख लीजिए यहां से यहां तक। एक लाइन लिख लीजिए क्या, ओकेजनली, कभी कभार। कभी कभार क्या होता है, सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, ऐसा हो सकता है। ये लाइन लिख लो और दूसरी लाइन ये लिख लो, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और प्रोडक्ट ऑफ जीन। दूसरी लाइन, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ क्या, जीन या प्रोडक्ट ऑफ जीन। तो फिर डिपेंड किस पर करेगा, लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन या प्रोडक्ट ऑफ जीन, बस रुक जाइए। ये जो इट लिखा है ये समझना है, नहीं लाइन से तो फ्रेश पॉइंट लिखेंगे और जैसे बोलेंगे वो लिखेंगे, क्योंकि यहां थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। फिर से बोल देते हैं, पहला क्या है, सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, ये एक बात खत्म। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और प्रोडक्ट ऑफ जीन, ये भी खत्म। अब दूसरी लाइन लिखना, तीसरी लाइन लिखिए नई लाइन से, डोमिनेंस डिपेंड ओवर, किस पर डिपेंड करेगा, डोमिनेंस डिपेंड ओवर जीन प्रोडक्ट and type of particular phenotype and type of particular phenotype we choose to examine, type of particular phenotype we choose to examine। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैपिटल बी इज डोमिनेंट, कैपिटल बी इज डोमिनेंट, बोल रहे हैं वो लिख लीजिए, कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, किस मामले में, स्मॉल बी इन केस ऑफ सेड सीप, क्या सीड सेप, हाँ उल्टा हो गया, सीड सेप, पता नहीं क्या बोल गए थे, सीड सेप हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, इसी दूसरा एग्जाम्पल, कैपिटल बी, दूसरा एग्जाम्पल, कैपिटल बी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट, is incomplete dominant over small b in case of, किस मामले में, in case of starch grain size, तो कहने का मतलब है कि डोमिनेंट जीन है कौन सा, अभी भी बहुत समझ में बात आ नहीं रही है। तो बाद के वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी परिभाषा ही बदल दी है। तो साइड हेडिंग डाले, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस,
और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस यहां दिया है, ये पैराग्राफ लिखा है और ये यहां समझाया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, एनसीईआरटी में सब यहां वहां लिखा हुआ है। तो हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब कॉन्सेप्ट है तो पहले समझ लेते हैं फिर लिखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ रटने से कुछ पता नहीं चलेगा। चलो हेडिंग डालो। जरा देख लो बेटा फिर लिखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में जीन के डोमिनेंसी का नया नजरिया दिया गया और कहा यह गया है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई जीन होता है, तो जीन का मतलब उसमें क्या मिलेगा, और डीएनए जब एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बनेंगे, एंजाइम, और तब क्या होगा, कोई न कोई फंक्शन या कोई न कोई इफेक्ट इस जीन का दिखाई पड़ेगा, मतलब फिनोटाइप दिखाई पड़ेगा। तो एक जनरल बात बताई गई कि जब कोई जीन एक्सप्रेस करता है तो आरएनए से बन के, प्रोटीन से बन के, एंजाइम बन के कोई फंक्शन होता है, और जो फंक्शन होता है या जो इफेक्ट होता है वही इफेक्ट किसका है, इस जीन का होता है। एक बात। दूसरा, तो कहा गया दुनिया में दो टाइप के जीन होते हैं, एक होते हैं वाइल्ड जीन, तो चाहे वाइल्ड जीन कहो चाहे नेचुरल जीन कहो। कहा ऐसा कोई भी जीन जो प्राकृतिक रूप से वाइल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाए। वाइल्ड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो नेचुरल लाइफ जी रहे होते हैं। तो वाइल्ड ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जीन को वाइल्ड जीन या नेचुरल जीन कहते हैं। अभी लिखो नहीं बेटा जरा। और जब ये एक्सप्रेस करेंगे तो इनका नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, तो फिर नॉर्मल एंजाइम बनेगा और फिर नॉर्मल फंक्शन होगा। यदि किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन से नॉर्मल फंक्शन होता है तो उसी वाइल्ड या नेचुरल जीन को डोमिनेंट जीन कहा जाता है। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दो जीन इकट्ठा करो, जो एक्सप्रेस कर जाए वो डोमिनेंट और जो एक्सप्रेस ना करे वो रिसेसिव, उसको मतलब ही नहीं। कहा गया ऐसा कोई भी नेचुरल जीन जिसके एक्सप्रेशन से किसी ऑर्गेनिज्म के सामान्य फंक्शन हो, सही बातें हों, उसको हम लोग डोमिनेंट जीन मान लेंगे। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में किसी जीन के नाते आरबीसी का शेप बनता है। आरबीसी हम ही लोगों में बाई कॉनकेव स्फेरिकल होती है। यदि जीन एक्सप्रेस करके बाई कॉनकेव स्फेरिकल आरबीसी बन गई तो ये नॉर्मल है, और जिस जीन ने यह काम किया वो नॉर्मल जीन है, वो डोमिनेंट जीन है। लेकिन अगर उस जीन में कुछ बदलाव हो जाए, उस जीन में कुछ बदलाव हो जाए, और बदलते ही देखो क्या हो, बदलते ही नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल एंजाइम बनने लगे या एबनॉर्मल फंक्शन होने लगे, तो तुरंत उस बदले हुए जीन का नाम क्या रख देंगे, रेसेसिव जीन रख देंगे। तो देखो दूसरा है मॉडिफाइड जीन। अगर कोई जीन मॉडिफाई हो जाए और इतना बदल जाए कि उसके बदलते ही जो नॉर्मल एक्सप्रेशन था वो क्या हो जाए, मॉडिफाइड एक्सप्रेशन हो जाए,
मतलब फिर नॉर्मल की जगह एब नॉर्मल एंजाइम बन जाए। क्या बन जाए? एब नॉर्मल एंजाइम बन जाए, या एंजाइम ही ना बने, या एंजाइम ही ना बने, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बने। बात तो एक ही है। तो क्या होगा? तो नहीं होगा। तो एब नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, या तो एब नॉर्मल फंक्शन होगा या फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसी मॉडिफाइड जीन का नाम तो ये ज्यादा सही कॉन्सेप्ट है, बवाल ही खत्म। कह रहे हैं ऐसा जीन जिसमें कोई बदलाव ना हुआ हो, ओरिजिनल नेचुरल जीन हो, और जो उस ऑर्गेनिज्म में सब सही सही काम कराए, वो डोमिनेंट जीन। जीन बदल जाए और बदलाव कुछ ऐसा हो कि जो काम हो रहा है या तो वो काम ना हो, और हो भी तो खराब काम हो, एंजाइम बने या तो ना बने, और बने भी तो खराब बन जाए, तो उस बदले हुए जीन का नाम क्या रखोगे? रेसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन कौन है? अनमॉडिफाइड जीन। और रेसेसिव जीन कौन है? ये है नया कॉन्सेप्ट। मेंडल के टाइम ये नहीं है, एक नया व्यू आ गया कि जीन तो मॉडिफाई हुआ, जीन मॉडिफाइड हुआ, लेकिन लगभग लगभग नॉर्मल फंक्शन हो गया। अगर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि जीन बदला तुरंत काम बंद हो जाएगा। तो जीन बदला लेकिन सब नॉर्मल एंजाइम बन गया, या सब नॉर्मल फंक्शन हो गया, मतलब नियर नॉर्मल जिसको कह सकते हैं। तो यदि बदलने के बाद भी नियर नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया और नियर नॉर्मल एंजाइम बन गया और लगभग लगभग क्या मिल गया? नॉर्मल फंक्शन मिल गया, तो इस बदले हुए जीन को भी क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे। तो ध्यान से सुनो, डोमिनेंट जीन कौन है? तो कहोगे दो ऑप्शन, या तो बदला ना हो, सबसे बढ़िया तो वही, और अगर बदला भी हो तो इतना बदला हो कि उससे फंक्शन में बहुत ज्यादा असर ना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट। और ऐसा कोई भी जीन जो इतना बदल गया हो कि या तो वो एक्सप्रेस ना करे, एक्सप्रेस करे तो काम ना करे, एंजाइम ना बने, फंक्शन ना हो, तो उसी बदले हुए जीन का नाम रेसेसिव जीन। ये लिखो, ये नया कॉन्सेप्ट है, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। लिखा है व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। वास्तव में डोमिनेंस है क्या? व्हाई आर सम अलील डोमिनेंट एंड सम अलील रेसेसिव? To tackle these questions, we must understand what gene does. जीन करता क्या है? Every gene you know by now contain, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो एक्सप्रेस करता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट को। In diploid organism there are two copies of each gene, और कॉपी के पेयर को क्या कहते हो? पेयर ऑफ अलील। Now these two allele नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो क्या कहोगे? हेट्रोजाइगस कहोगे। वन ऑफ देम में बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेज दैट इट हैज अंडरगोन। कब? विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर अलील कंटेन। अब मॉडिफिकेशन कब होगा? तो कह रहा है ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या होगा? होगा क्या? तो जीन में जो बदलाव होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो क्या होगा? म्यूटेशन होगा। और
जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेंगे, सनलाइट के एक्सपोजर में होंगे, अल्ट्रावायलेट राइज आएंगी और उससे जीन में कुछ ना कुछ क्या होगा, म्यूटेशन होगा। तो बदलाव तो होगा। अब बदलाव के बाद रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। लेट्स टॉक एन एग्जाम्पल ऑफ ए जीन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस इज जीन, 2 allele form. Let us assume as is more common, क्या हो सकता है, नॉर्मल allele प्रोड्यूस क्या, नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, किसी एस को किसी चीज में कन्वर्ट करना है। मॉडिफाइड allele रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो मॉडिफिकेशन के बाद, तो मॉडिफिकेशन के बाद 3 ऑप्शन है। हो सकता है कि नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन जाए, मतलब जीन बदला लेकिन फंक्शन बहुत बदला नहीं, और हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम बन जाए, और हो सकता है एंजाइम ना बने। तो अगर ये दोनों परिस्थितियां हो गई तो ये क्या है, और अगर ये परिस्थिति बदलने के बाद रह गई तो क्या है, डोमिनेंट। इन द फर्स्ट केस, जो पहला है, मॉडिफाइड allele इक्विवेलेंट है किसके, अनमॉडिफाइड allele, और इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, मतलब रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सच इक्विवेलेंट allele पेयर ये वेरी कॉमन होते हैं, लेकिन कभी कभार allele प्रोड्यूस क्या, नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। और फिनोटाइप या ट्रेट विल ओनली द डिपेंडेंट ऑन किस पर, फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड allele। यहां स्टिक कर लो, अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग allele रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्या, ओरिजिनल फिनोटाइप, मतलब डोमिनेंट allele, ठीक है। और फिर टिक कर लो, जो मॉडिफाइड allele हैं जनरली क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। हेंस इन द एग्जांपल ऑफ एवर रेसेसिव ट्रेट सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर कोई अनमॉडिफाइड allele है तो वही क्या है, डोमिनेंट, या मॉडिफाइड भी है लेकिन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड, तो वो भी क्या है, डोमिनेंट। इतना बदल गया कि इफेक्ट ही चेंज हो गया, तो उसका नाम क्या कर दोगे, रेसिव। क्लियर। चलिए अब हेडिंग डालो, कोडोमिनेंस। हेडिंग कोडोमिनेंस। शुरू करें। कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। बड़ी मुश्किल से डोमिनेंस समझ में आया, उसके बाद थोड़ा मेहनत करके इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ लिए हैं, कल से लगे आज तक वो समझ में आ नहीं पाया था, तब तक ये आ गया। कौन सा, कोडोमिनेंस। को शब्द का मतलब क्या होता है, एक साथ, और डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंस। तो क्या 2 डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाएं, उसी को कोडोमिनेंस कहोगे। फिर से सुने ध्यान से, क्या 2 डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाएं तो उसको कोडोमिनेंट कहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर है क्या वो देखो। जैसे मान लेते किसी के पास कैपिटल ए जीन है, मान लेते हैं किसी के पास स्मॉल ए जीन है, क्रॉस करा दिया तो कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा। नियम ये कहता है डोमिनेंस का कि इसका जो फिनोटाइप होगा और इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर सेम मिल गया तो हम क्या मानेंगे, डोमिनेंस मानेंगे। ठीक है, एक बात। अच्छा, यदि इसका फिनोटाइप न इसके जैसा हो न इसके जैसा हो तो क्या मानेंगे,
अभी पीछे पढ़ के आए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यदि इसका फिनोटाइप मिल जाए किससे, वन पेरेंट से, तो क्या है, लिखो नहीं, सुन लो ध्यान से, ये तीनों लाइनें एग्जाम में आ चुकी हैं। और इसका फिनोटाइप दोनों पेरेंट से, जैसे भाई इधर लिया था रेड, इधर लिया था व्हाइट, बना था पिंक, तो ना ये इसके जैसा था ना ये इसके जैसा था, तो डिफरेंट था ना दोनों पेरेंट्स, तो इसी को क्या कहते हैं, अब ऐसा हो जाए कि इसका फिनोटाइप इसके जैसा भी हो और इसके जैसा भी हो, ये तो तभी संभव है जब कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा तो ये वाला फिनोटाइप बनेगा, और स्मॉल ए एक्सप्रेस करेगा तो ये वाला फिनोटाइप बनेगा। तो यदि इसका फिनोटाइप दोनों पेरेंट के जैसा होगा तो वो फिनोमेना कौन सा होगा, कोडोमिनेंस। और ये कब होगा, तो कहोगे ये तभी होगा जब कैपिटल ए भी एक्सप्रेस कर जाए और स्मॉल ए भी एक्सप्रेस कर जाए। कहने का मतलब है कि किसी हेटेरोजाइगस पेयर में यदि दोनों अलील एक साथ रहते हुए भी एक्सप्रेस कर जाएं तो उसी को कहते क्या हो, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में क्या होगा फिनोटाइप, तो कहोगे सेम टू बोथ पेरेंट, और इसी कहोगे क्या, कोडोमिनेंस। तो तीन अच्छे सवाल मिल गए क्या। यदि F1 का फिनोटाइप एक पेरेंट के जैसा हो तो डोमिनेंस, F1 का फिनोटाइप किसी पेरेंट के जैसा ना हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और F1 का फिनोटाइप दोनों पेरेंट जैसा हो तो कोडोमिनेंस। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इस नाते हुआ है कि इधर से आने वाला कैपिटल ए और इधर से आने वाला स्मॉल ए एक साथ तो हैं लेकिन दोनों क्या कर गए, एक्सप्रेस। तो जब डिफरेंट अलील एक साथ आ जाएं और दोनों एक्सप्रेस कर जाएं तो उसी फिनोमेना को क्या कहते हो, कोडोमिनेंस। अब लिखो, ये फिनोमेना है, phenomena in which both allele express itself in heterozygous pair। दोनों अलील एक्सप्रेस कर जाएं, किस मामले में, हेटेरोजाइगस पेयर। तो दोनों अलील अगर एक्सप्रेस कर गए तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो दोनों पेरेंट के जैसा हो जाएगा। कैपिटल ए एक्सप्रेस करेगा तो इसके जैसा और स्मॉल ए एक्सप्रेस करेगा तो इसके जैसा। तो ये तीन चीजें बिल्कुल याद कर लीजिएगा, तीनों पूछी जा चुकी हैं। F1 प्रोजनी की समानता एक पेरेंट से है, डोमिनेंस। F1 प्रोजनी की समानता किसी पेरेंट से नहीं है, और F1 प्रोजनी की समानता दोनों पेरेंट से है, कोडोमिनेंस। ये लिख लो, इसके बाद लिखते हैं कोडोमिनेंस के कितने एग्जाम्पल। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है AB ब्लड ग्रुप इन एबीओ ग्रुपिंग का ऐसा एग्जाम्पल अभी आगे बताएंगे, और दूसरा एग्जाम्पल है सिकिल सेल एनीमिया इन हेटेरोजाइगस
कंडीशन अभी रटते हुए लिख लेंगे, HBA HBS, ये दोनों एग्जाम्पल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो चलो लिखो 3-4 लाइनें। इफ F1 progeny resemble with one parent, क्या है? ये डोमिनेंस है। इफ F1 progeny not resemble with any parent, किसी से नहीं मिले तो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इफ F1 progeny resemble with both parent को कहते हैं कोडोमिनेंस। शुरू करें। तो साइड हेडिंग डालें, कोडोमिनेंस इन AB ब्लड ग्रुप। देख लो कैसे कोडोमिनेंस होता है। भाई नियम यह है कि एक पेरेंट ए ग्रुप का ले लिया जाए और एक पेरेंट बी ग्रुप का लिया जाए। ये बताओ ए ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन कौन सा होता है? तो इसमें ए एंटीजन होता है। अच्छा, जो बी ग्रुप होता है उसमें कौन सा एंटीजन होता है? मान लेते हैं कि ए ग्रुप वाले का जीनोटाइप IA है, क्योंकि पेरेंट प्योर लिया जाता है, ये प्योर ए है, और इसका क्रॉस IB, ये प्योर बी है। तो क्रॉस कराएंगे तो इधर से IA आएगा, इधर से IB आएगा। तो क्या लिखेंगे? IA IB। ध्यान से सुनिएगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में होना क्या चाहिए? या तो इसका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए था, या तो इसका ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए था। हुआ देखो क्या है, ये IA एक्सप्रेस कर गया और एंटीजन बन गया ए एंटीजन बन गया, और ये IB एक्सप्रेस कर गया और बी एंटीजन बन गया। तो इसमें कौन से एंटीजन होंगे, ए और कि बी? तो कहोगे ए एंड बी एंटीजन बन गए। और अगर दोनों एंटीजन बन गए तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ये बताओ, AB ब्लड ग्रुप की समानता किस पेरेंट से है? इससे कि दोनों से? इसके पास A एंटीजन है इसके जैसा, इसके पास B एंटीजन है इसके जैसा। हेट्रोजाइगस में IA भी एक्सप्रेस कर गया और IB भी एक्सप्रेस कर गया, इसी नाते AB बना, और इसी नाते ये किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस। क्यों?
आई ए एंड आई बी दोनों क्या कर गए, एक्सप्रेस। और अभी पीछे डिफिनीशन पढ़ के आए हैं कि यदि हेट्रोजाइगस पेयर में दोनों अलील एक्सप्रेस कर जाएं तो उसी को क्या कहते हो, कोडोमिनेंस। आई ए एक्सप्रेस किया क्योंकि ए एंटीजन बना, आई बी एक्सप्रेस किया क्योंकि बी एंटीजन बना, दोनों एंटीजन बने। ये ए जैसा भी है, बी जैसा भी है, दोनों जैसा है, इसका एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस। लिखो लिख लिया बेटा। कोडोमिनेंस इन सिकल सेल एनीमिया। देख लो ह्यूमन में आरबीसी का जो शेप है उसके लिए कोई एक जीन है, उस जीन के दो अलील हैं। एक अलील HbA है और एक अलील HbS है। लिखो नहीं, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। जो डोमिनेंट अलील है वो नॉर्मल आरबीसी बनाएगा, जबकि जो रेसेसिव है वो सिकिल शेप आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी ऐसी होती है बाई कान क्यों, और ये सिकल शेप आरबीसी है, ऐसी होती है। ठीक, तो होता क्या है, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो इस जीन के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 3 होंगे। पहला कॉम्बिनेशन होगा कि भाई HbA HbA, ये तो कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा HbS HbS और तीसरा कॉम्बिनेशन होगा HbA HbS। और कोई तो है नहीं संभावना। ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, तो बताओ कैसा एक्सप्रेशन होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा कि रेसेसिव? डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा। तो डोमिनेंट एक्सप्रेशन होगा। और कैसे बनेंगे, 100% नॉर्मल आरबीसी। ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव है, ये भी चाहता सिकिल शेप बने, ये भी चाहता सिकिल शेप बने, तो बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन रेसेसिव होगा कि डोमिनेंट? आप कहोगे रेसेसिव एक्सप्रेशन। और यदि रेसेसिव एक्सप्रेशन हो गया तो 100% सिकल शेप आरबीसी बनेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ इस परिस्थिति में होना क्या चाहिए। तो देखो ये है डोमिनेंट, ये है रेसेसिव, हेट्रोजाइगस है कि नहीं है? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन का तो एक नियम है कि भाई डोमिनेंट अलील को एक्सप्रेस करना चाहिए और रेसेसिव अलील को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो अगर ये एक्सप्रेस करेगा तो 100% डोमिनेंट आरबीसी बननी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों एक्सप्रेस कर गए, ये एक्सप्रेस किया तो 50% नॉर्मल आरबीसी बन गई, और ये एक्सप्रेस कर गया 50% सिकिल शेप आरबीसी। इस कंडीशन में 2 प्रकार की आरबीसी बन गई। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सप्रेस, और अगर दोनों एक्सप्रेस कर गए तो क्या है, कोडोमिनेंस। तो ये कौन सा है?
कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन, और कर कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन हुआ तो 50% क्या होंगी, नॉर्मल आरबीसी, और 50% सिकल सेप आरबीसी। क्लियर? हेडिंग डालें मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म बढ़े आगे। and inheritance of abio grouping, ह्यूमन में एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो पाया जाता है लोकेटेड ओवर नाइन्थ क्रोमोसोम। कहां है? 9वें क्रोमोसोम पर। इस जीन का नाम आई जीन या आइसोहीमोग्लूटिनिन जीन, साथ में लिखो, बतिया रहे हो, आइसोहीमोग्लूटिनिन जीन। ये जो आई जीन है इसके 3 अलील पाए जाते हैं और इसी नाते ये मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। तो जब कभी किसी जीन के, वास्तव में तो 2 अलील होने चाहिए ना, लेकिन यहां 2 से ज्यादा, कितने मिल गए? 3। तो फिनोमेना का नाम मल्टीपल एलीलिज्म है। तो कहोगे प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 allele of one gene। अगर किसी जीन के 2 से ज्यादा अलील हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल अलील कहते हैं। जैसे आई जीन के 3 अलील हैं, तो अगर 3 अलील हैं तो नाम पता होने चाहिए। एक होता है आई ए जीन, एक होता है आई बी जीन, और एक होता है आई नॉट या आई ओ जीन भी कहते हैं। इनको स्मॉल आई से भी लिखा जाता है, स्मॉल आई ए, स्मॉल आई बी और स्मॉल आई ओ। स्मॉल आई ओ को सिर्फ आई भी लिख सकते हैं, तो चाहे कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, कैपिटल आई ओ लिखो, चाहे स्मॉल आई ए, स्मॉल आई बी, स्मॉल आई ओ लिखो, या सिर्फ स्मॉल आई ही लिख दो तो वो भी आई ओ माना जाता है। ठीक, ये जो कैपिटल आई ए है ये डोमिनेंट अलील है, ये डोमिनेंट अलील है,
और ये रेसेसिव एलील है। सबसे काम की चीज ये है कि ये आई जीन एबीओ ब्लड ग्रुप को कैसे तय करता है। कुछ तो करता होगा ना। तो आई जीन का सिर्फ एक काम है, आरबीसी की सरफेस पर शुगर बनवाओ। यदि आरबीसी की सरफेस पर कैपिटल ए शुगर है तो ए ब्लड ग्रुप, कैपिटल बी शुगर है तो बी ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप तय करने के लिए आई जीन करेगा क्या? ये सिंथेसिस करेगा किसका? पॉलीसेकेराइड या किसका? शुगर का। किस पर? आरबीसी के सरफेस पर। रेगुलेट sugar synthesis on आरबीसी सरफेस। अब सवाल है कौन सी शुगर बनवाएंगे? तो जो आई ए जीन है वो बनवाता है ए शुगर। फॉर ए शुगर ऑन आरबीसी। ये बनवाता है क्या? फॉर बी शुगर ऑन आरबीसी। और सबसे कमाल की बात यह है, जो आईओ रेसेसिव जीन है ये शुगर की सिंथेसिस नहीं कराता है। नो सिंथेसिस ऑफ शुगर ऑन आरबीसी। तो यदि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन में आईए जीन काम किया तो कैपिटल ए शुगर बन जाएगी, और अगर कैपिटल बी जीन काम किया तो कैपिटल बी शुगर बन जाएगी, और अगर आईओ जीन काम कर गया तो शुगर नहीं बनेगी। ए शुगर का मतलब होता है ए एंटीजन, और बी शुगर का मतलब होता है बी एंटीजन आरबीसी, और अगर शुगर नहीं बना तो नो एंटीजन आरबीसी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आई जीन है वो एबीओ ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है, कैसे? तो कहोगे आई जीन आरबीसी के सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट या शुगर की सिंथेसिस करवाता है। कौन सा? तो अगर आई ए जीन काम किया तो ए शुगर बनवाएगा, मतलब ए एंटीजन बनवा देगा। आई बी जीन काम किया तो बी शुगर बनवाएगा तो बी एंटीजन बन जाएगा। और आई ओ अगर जीन काम किया तो कोई शुगर नहीं बनेगी तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा। ये होना है। तो रिजल्ट देखें इसका क्या होगा। यहां तक लिख लो पहले। ये बताओ कि आई ए, आई बी और आई ओ तीनों एक साथ किसी ह्यूमन में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? हम लोग हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो अलील का मिलता है पेयर, और जब पेयर मिलेगा तो पेयर में दो ही तो होंगे, ये तीन हो जाएंगे। तो तीनों कभी भी एक ह्यूमन में नहीं मिलेंगे, अलील पेयर में पाए जाएंगे। तो आई जीन का पेयर होगा। अब पेयर होगा तो दो होंगे कि तीन होंगे? दो होंगे। तो नीचे लिख दीजिए all I gene not found in one human। क्यों? only
2I gene found in one human. क्यों? Human are डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो क्रोमोसोम पेयर, तो जीन भी क्या? पेयर। फाउंड इन पेयर ऑफ आई जीन। ते रहेंगे आई जीन का जो अलीलिक पेयर बनेंगे वो देखो कौन कौन से होंगे। तो एक पेयर ऐसा हो सकता है कि आई ए के साथ आई ए हो जाए, या आई ए के साथ आई ओ हो जाए। ये बताओ, ये चाहता है ए एंटीजन बने, ये चाहता है ए एंटीजन बने, तो ए एंटीजन बनेगा। ये चाहता है ए बने, ये चाहता ना बने, लेकिन इसकी चाहत पूरी हो जाएगी, क्यों? डोमिनेंट है तो ए। कहने का मतलब इन दोनों जीनोटाइप में क्या बनेगा? ए एंटीजन फॉर्म्स बनेगा। और ए एंटीजन का बनना डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, नहीं है? तो ये बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? तो किसी ह्यूमन में ए ब्लड ग्रुप का बनना किसका एग्जाम्पल है? डोमिनेंट एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। आई ए के साथ ए बन जाए तो भी डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है, और आई ओ के साथ ए बन जाए तो भी डोमिनेंस। अच्छा, दूसरा कंडीशन है कि आई बी के साथ आई बी हो जाए, या आई बी के साथ आई ओ हो जाए। अब देखो होगा क्या भाई, ये जो अलील है ये चाहता है कैपिटल बी एंटीजन बने, चाहता कैपिटल बी बने, तब तो बनना निश्चित ही है। ये चाहता कैपिटल बी बने, ये चाहता ना बने, लेकिन ये डोमिनेंट है तो कैपिटल बी बना। तो इन दोनों केस में कैपिटल बी एंटीजन बन गया। ये बताओ डोमिनेंट एक्सप्रेशन है कि रेसेसिव? तो ये है डोमिनेंट एक्सप्रेशन। बस ये बता दो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो यदि आरबीसी पर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। तो ये दोनों जीनोटाइप क्या बनाएंगे? बी ब्लड ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि इधर IO है, इधर IO है। ये दो वो लोग हैं, ये भी कह रहे हैं कोचिंग नहीं जाना है, और ये भी कह रहे हैं कोचिंग नहीं जाना है, तो ना जाना पक्का है। ये कह रहे हैं एंटीजन नहीं बनाना है, और ये भी कह रहे हैं नहीं बनाना है, तो तुम्हें क्या लगता बनेगा? नहीं बनेगा। नो एंटीजन फॉर्म्स। अब एंटीजन नहीं बना है तो एक्सप्रेशन कौन सा है?
ये रेसेसिव एक्सप्रेशन है। और यदि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ही नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो एंटीजन अगर नहीं बना तो कहोगे ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि IA के साथ IB आ गए। अब देखो, ये कह रहे हैं IA कि हम है डोमिनेंट अलील और हम बनाएंगे ए एंटीजन, तो बगल में IB कह रहा है हम भी हैं डोमिनेंट अलील, हम भी बी बनाएंगे। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो समझौता हुआ। ऐसा करते हैं कि तुम भी अपना बना लो, आधा आधा नहीं है, तुम भी अपना बना लो और हम भी अपना बना लें। कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। तो अगर दोनों लोग मिलजुल के साथ रहने लगे और दोनों एंटीजन बनने लगे तो क्या होगा? IA ए एंटीजन बना देगा, IB बी एंटीजन बना देगा, तो आरबीसी पर तो दोनों आ जाएंगे। ये दोनों लोग आरबीसी के पास गए दौड़े दौड़े कि बताओ क्या किया जाए। आरबीसी ने कहा परेशान ना हो, तुम दोनों लोग एंटीजन बनाओ, हम दोनों रख लेंगे। तो ठीक है, बोथ ए एंड बी एंटीजन क्या हो गए? बन गए। अब अगर दोनों एंटीजन बन गए तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB ब्लड ग्रुप। अब ये बताओ ये एक्सप्रेशन कौन सा है? भाई ये एक्सप्रेस किया तो ये बना, ये एक्सप्रेस किया तो ये बना, दोनों बने तो कोडोमिनेंस। आई जीन का जब एलीलिक पेयर बना तो कुल कितने पेयर बने? तो दो ये एक ये, तो क्या कहोगे? 6 पेयर बने ना। और हर पेयर अलग अलग है, इसी को कहते हैं जीनोटाइप। तो कितने जीनोटाइप मिले? 6 जीनोटाइप। अच्छा, ब्लड ग्रुप कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये है। तो जीनोटाइप तो कितने मिले? 6, लेकिन फिनोटाइप कितने मिले? 4। तो काम की बात, आई जीन ने टोटल 6 जीनोटाइप बनाए और टोटल 4 फिनोटाइप। 4 फिनोटाइप का मतलब 4 ही टाइप के तो ब्लड ग्रुप हैं। 4 टाइप ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप कितने? 6। और फिनोटाइप कितने? 4। जीनोटाइप 6 दिख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिनोटाइप 4 का मतलब 4 ब्लड ग्रुप। ये बताओ किस ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस और कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मल्टीपल एलिमेंट सब दिख रहा है? जल्दी ना करो। ए ब्लड ग्रुप में क्या क्या दिखता है हमें? देखो, मल्टीपल एलिलिज्म तो सब जगह है, बात ही खत्म। डोमिनेंस दिख रहा है, यहां डोमिनेंस दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है। रेसेसिव, यहां रेसेसिव एक्सप्रेशन कहां दिख रहा है? अच्छा, बी में डोमिनेंट दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है, लेकिन रेसेसिव नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहां 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 रेसेसिव एक्सप्रेशन दिख रहा है, मल्टीपल एलिलिज्म तो है ही, और यहां कोडोमिनेंस है और मल्टीपल एलिलिज्म है। चलो क्वेश्चन लगाओ। ए ब्लड ग्रुप हस्बैंड एंड बी ब्लड ग्रुप वाइफ।
व्हाट इज ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रंस? ऑप्शन ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन ए बी एंड ओ, तीसरा ए बी एंड ओ, चौथा ए बी ओनली। क्वेश्चन लिख लो, आंसर न निकालो, पहले क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन को गलत करने के 3 तरीके हैं। कोई भी तरीका अपना करके सवाल आप गलत कर सकते हो। सही करने का एक तरीका है और गलत करने के 3 तरीके हैं। शुरू करें। देखो क्वेश्चन लिख लिया। अभी बताया है कि हस्बैंड किस ब्लड ग्रुप के हैं, ए, वाइफ किस ब्लड ग्रुप की है, बी। ए का जीनोटाइप कौन सा हो सकता है? आई ए भी हो सकता है और आई ओ। अच्छा ठीक है। अब बी का आई बी हो सकता है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया है कि इसमें से ए वाला कौन सा जीनोटाइप है और बी वाला कौन सा जीनोटाइप है। कहीं बताया गया है? नहीं बताया गया। तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई अंदर से ये इस स्थिति में हो और ये इस स्थिति में हो। ऐसा भी तो हो सकता है। कर लेते हैं। अभी लिखो नहीं, सुनो केवल। तो स्थिति ये हो जाएगी, यहां लिखेंगे आई ए और यहां लिखेंगे आई बी। और जब क्रॉस कराओगे तो आई बी केवल बनेगा। कोई और बनेगा? कोई और बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया? चौथा। ये पहला तरीका है सवाल गलत करने का। ठीक, दूसरा तरीका देखते हैं। मान लेते हैं कि भाई अंदर से ये है लेकिन इधर स्थिति ये है। ऐसा भी तो हो सकता है। कर लेते हैं। ये अंदर होगा तो हाल क्या होगा? या तो भाई ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा? आई बी। और हो सकता है ये इसके साथ चला जाए तो क्या बन जाएगा? तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ए बी बनेगा और ए बनेगा। कोई ऑप्शन है? नहीं, कोई ऑप्शन। बच गए। एक ऑप्शन ये होना चाहिए था। ये निकालोगे आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन छोड़ चले जाओगे। ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक ऑप्शन ऐसा भी है कि हो सकता है इधर से ये हो और इधर से ये हो। ऐसा हो सकता है इधर से ये हो, इधर से ये हो। कहने का मतलब यहाँ 4 तरीके हैं संभव। आप चाहे इसका इससे क्रॉस करा दो, इसका इससे क्रॉस करा दो, इसका इससे क्रॉस करा दो, इसका इससे क्रॉस करा दो। तो पहले तो आप चारों क्रॉस कराओ। चारों क्रॉस कराने के बाद आप आंसर निकालो। तो एक सवाल तो खैर हो जाएगा लेकिन एक ही हो पाएगा एग्जाम भर में। तो फिर करेंगे कैसे? तो ध्यान से सुने। जब कभी आपसे कोई पॉसिबिलिटी पूछी जाए और आपके पास ये संभावना हो कि आप होमोजाइगस का भी क्रॉस करा सकते हो और हेट्रोजाइगस का भी क्रॉस करा सकते हो, तो किसका क्रॉस कराओगे? तो सबसे ज्यादा संभावनाएं हेट्रोजाइगस में मिलेंगे। तो क्रॉस किसका कराओगे? सिर्फ इन दोनों कराओगे बस। किसका नहीं कराओगे?
इनका इनका क्रॉस नहीं कराओगे, इनका इनका क्रॉस नहीं कराओगे, इनका इनका नहीं कराओगे। कराओगे किसका? सिर्फ इस जीनोटाइप का इस जीनोटाइप से। अब कराते हैं। इधर की तरफ क्या लोगे? IA IO। इधर की तरफ क्या लोगे? IB IO। कराते हैं। इसको इसके साथ ले लेंगे, क्या होगा? IA IB। इसी को इसके साथ ले लेंगे, IA IO। इसको इसके साथ ले लेंगे, IB IO। और इसको इसके साथ ले लेंगे, IO IO। ये बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये है AB ब्लड ग्रुप। ये कौन सा है? ये कौन सा है? B। और ये कौन सा? O। तो आंसर कौन सा? तीसरा सही है, ये गलत है। क्या समझ में आया है? जब कभी पॉसिबिलिटी पूछी जाए और आपके पास हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराने की संभावना हो तो आप उसी से कराएंगे। अगर होमोजाइगस से क्रॉस कराओगे सिर्फ ये आंसर आएगा और ये टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 संभावनाएं हैं, चारों क्रॉस करा सकते हो, कोई फायदा नहीं है। ये क्रॉस कराओ, चारों पॉसिबिलिटी निकल आई, 5वां कोई संभावना नहीं है। लिखो। कह रहा है किस ब्लड ग्रुप का? बी ब्लड ग्रुप का मैन है, मैरिज क्या? ए ब्लड ग्रुप वोमेन। ये बता दिया है कि जो पहला बच्चा हुआ है उसका बी ब्लड ग्रुप है। क्या बताओ बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा? तो कम से कम इतना दिमाग तो लगा ही लो कि भाई एक है लोग हैं ए ब्लड ग्रुप के, एक है बी ब्लड ग्रुप के, और इन दोनों से बच्चा हुआ है बी ब्लड ग्रुप का। ये तो कह रहे हैं। तो बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप पूछा गया है, बताओ कौन कौन से होंगे? तो या तो भाई बी ऐसे बनेगा IB और या तो IB IO, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो पहले तो 2 आंसर काट दो भाई, ये हो नहीं सकता है और ये हो नहीं सकता है। तो अगर बिल्कुल ही दिमाग खराब है, क्वेश्चन गलत ही करना है, तो इन्हीं दोनों में से टिक कर दो। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन यहां दिए, वही 2 यहां लिखे हुए हैं, बताओ कौन सा सही होगा? तो ध्यान से सुने, ब्लड ग्रुप के सवालों में हमेशा क्रॉस करके आंसर नहीं निकाला जाता है। यह दूसरा सीख है। पहले क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट था, क्या था कि जब कभी क्रॉस कराना हो तो हेटेरोजाइगस का क्रॉस कराएंगे। दूसरा चीज सीख लो, क्या कि हमेशा क्रॉस करके आंसर नहीं निकाला जाता है। जैसे इस सवाल में क्रॉस नहीं करो, क्रॉस कराओगे पक्का गलत कर डालोगे, क्रॉस से करते रहोगे रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो करना क्या वो देखो। आप ये समझो कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप से बी बनना है, तो बताओ यहां से क्या आया होगा? हैं? बी ही आया होगा, कुछ और तो आया नहीं होगा। कंफर्म है ना? तो इसका मतलब इतना हिस्सा तो कंफर्म हो गया है। कहां से आया है? यहां से आया है। अब बगल वाला हिस्सा देखना है। आप सोचो कि अगर हम इसको मान लें तो क्या यहां से ये आ सकता है? नहीं आ सकता। भाई ये क्या भेज सकता है? या तो IA भेज सकता है या तो IO भेज सकता है। तो अगर ये तो भेज नहीं सकता तो यहां से आया क्या है? तो कंफर्म हो गया, यहां से IO आया है, यहां से IB आया है। तो जीनोटाइप कौन सा हुआ? IB IO। क्या क्रॉस कराओगे? नहीं कराओगे, सोचेंगे। ये जीनोटाइप बन ही नहीं सकता है, असंभव। क्यों? और अगर ये जीनोटाइप है तो फिर ये फादर नहीं है। ये जीनोटाइप बन ही नहीं सकता है कि बी की वाइफ है, ए के हस्बैंड है, बी का बच्चा है और ये जीनोटाइप का है। लिखो।
तीसरा क्वेश्चन, ए बी ब्लड ग्रुप चाइल्ड हैव बी ब्लड ग्रुप मदर, what is possible blood group of father? या तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, या क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज नॉट पॉसिबल ब्लड ग्रुप। बात तो एक ही है, क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप हैं और ये क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप नहीं है, दो ही ऑप्शन बनेंगे। तो फिर समझा रहे हैं, ब्लड ग्रुप के सभी सवालों में क्रॉस नहीं कराते हैं। यहां इस बच्चे का क्रॉस मदर से नहीं करा देंगे, बच्चे का मदर से क्रॉस नहीं होना है। हाँ भाई, हाँ तुम लोग इधर लिखो ए बी, इधर लिखो बी, पॉसिबिलिटी निकाल दो किसके, फादर के। हाँ कुछ भी कर सकते हो। तो देखो क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, मदर, फादर और चाइल्ड, ये तीन लोग हैं। मदर का कौन सा दिया है, बी ब्लड ग्रुप दिया, बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप दिया, और इनका क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ पापा कौन है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। इधर देखो, ये जीनोटाइप कंफर्म है ना इसका, IAIB। बताओ इसने में से मदर से क्या आया होगा। तो भाई जो मदर बी ब्लड ग्रुप की है उसके पास दो ही संभावनाएं हैं, या तो IB और IO। आप सोचो यदि मदर ने IO भेजा होता तो यहाँ IO दिखता, इसका मतलब मदर का ये जीनोटाइप होगा, हो सकता है, लेकिन मदर ने IO नहीं भेजा है, भेजा क्या है IB। तो इधर से क्या आया है, तो बताओ यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा IA। अब अगर किसी के पास IA होना है तो कितने संभावना है, तो या तो ये IA का होगा तो भी IA भेज सकता है, या तो ये IA का होगा तो भी भेज सकता है, और या तो ये IB का तो भी भेज सकता है। हाँ अगर ये IO का होता तो फिर ये फादर नहीं है, कंफर्म, ठीक है। तो फादर का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ये IA मतलब A के हो सकते हैं, IAIO फिर A के हो सकते हैं, IAIB फिर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, कभी भी IO के नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, तो या तो A हो सकता है, या तो A हो सकता है, AB हो सकता है, और बस दो ही ऑप्शन है। बॉय ऑफ O ब्लड ग्रुप with sister of AB blood group, what is blood group of their
पेरेंट्स। चलो देखो कैसे करेंगे। तो जो लिखा है वो लिख लेंगे। देखो ये है मदर, ये है फादर, ये कुछ राइट टाइम लगाए हो तुम। बॉय और सिस्टर। इसका ब्लड ग्रुप क्या दिया है? इसका ओ ब्लड ग्रुप दिया है और इसका ए बी ब्लड ग्रुप दिया है। तो जरा कंफर्म कर लेते हैं, यहां जीनोटाइप क्या होगा? यहां जीनोटाइप आईओ होगा और यहां IAIB। चाहे जिससे शुरू कर दीजिए, चाहे इसका बंटवारा शुरू कर दीजिए, चाहे इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं इसको बांट लेते हैं। इसमें से आधा कहां से आया होगा? आधा मदर से और आधा यहीं से तो आया होगा। तो जहां से आया वहीं पहुंचा देते हैं। ये पहुंच गया। अब इसका भी तो बंटवारा होगा। आधा कहां से आया होगा और आधा फादर से। अब देखो अगर ये आया होगा मदर से तो मदर तक पहुंचा दो, तो फिर ये कहां से आया होगा? फादर तक पहुंचा दो। तो यहां क्या हो जाएगा? IA और यहां क्या पहुंच जाएगा? IB। उल्टा भी कर सकते हैं, इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। पेरेंट के ब्लड ग्रुप में चेंज नहीं आएगा। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? वो इधर उधर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप होगा A एंड B। अब पेरेंट में ये तो कहा नहीं कि मदर का बताओ फादर का बताओ, ऐसा कुछ कहा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जीनोटाइप क्या होगा? एक का IAIO होगा और दूसरे का IBIO। कैसे किया? एक पहले बांट दिया, यहां पहुंचा दिया, फिर दूसरा बांट के यहां पहुंचा दिया। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं कि यहां से यहां क्रोमोसोम चले जाएंगे। ठीक है, ये एनालिसिस करके आंसर निकाला जाएगा। लिखो